नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर और सत्ता के महासमर के लिए जो कवायद राजस्थान की जनता ने यानी कि मतदाता ने की, राजनीतिक दलों ने की, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ने की, अब वो उसका एक बड़ा पार्ट संपन्न हो चुका है जिसे हम मतदान कहते हैं। और मतदाता ने बड़ी उत्साह के साथ मतदान किया है। 5 बजे तक की बात करें तो 68.24% मतदान हुआ है। ये कहा जा सकता है कि 75% क्रॉस भी कर सकता है, जानकारों का यह कहना है। खैर, लेकिन अधिकृत आंकड़े जब आएंगे तभी विश्वास किया जाता है। लेकिन बात बड़ी यह है कि राजस्थान में मतदान का पर्व बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मतदाता का स्वयं का भी होता है, क्योंकि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी एक मतदाता पहले हैं, बाद में वो राजनीतिक दलों के एजेंट कह सकते हैं, जो बूथ पे बैठते हैं, नेता कह सकते हैं, कार्यकर्ता कह सकते हैं। किसी भी तरह की कोई बहुत बड़ी वारदात या घटना का कोई जानकारी नहीं आ रही है। सीकर के फतेहपुर में जरूर पथराव की जानकारी सामने आई है और कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। 6 बजे बाद भी कई जगह पर लाइन देखी गई है, जहां नियमानुसार अगर कोई मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ तक पहुंच जाता है 6 बजे भी, तो चाहे रात को 9 बजे या 10 बजे, जब तक अंतिम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर लेता है तब तक वो मतदाता कतार में लगे रहते हैं और मतदान संपन्न करते हैं। तो चले, हमारे साथ पूरे जो कवायद चली है इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं और हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से अजय कछावा जी हैं, भाजपा से हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं। सभी का स्वागत, आप दोनों का स्वागत है। मैं आप दोनों से चाहूंगा, अजय जी क्या लगता है 5 बजे तक वोटिंग 68.24%। पिछली बार की अगर हम बात करें 18 की तो 74.06, 13 की बात करें तो 75.04, 1% यानी कि 0.8% की कमी रही। लेकिन फिर भी सरकार दाएं बाएं हो गई हमारे यहां पे। बस बड़ी बात यही आती है, पूरे प्रदेश की निगाहें एक ही चीज पे टिकी हुई हैं कि राज बदलेगा या रिवाज। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह से एक हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से जिम्मेदारी वाला रवैया अपनाया है, उसको देखते हुए आम जन के मन में और राजस्थान की जनता के मन में यह तय है कि इस बार रिवाज बदलेगा, इस बार काम के आधार पर वोट दिया जाएगा, इस बार सरकार की परफॉर्मेंस के आधार पर वोट दिया जाएगा। आप देखिए कि राजस्थान की जनता, राजस्थान का मतदाता बड़ा जागरूक हो गया है। आप ये देखिए कि इस बार राजस्थान की मतगणना भी, मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा होगा। राजस्थान की जनता अपने आप को महंगाई से, अपने आप को सुविधाओं से, अपने आप को लगने लगा है कि हमारा सरकार के रूप में भी कोई अभिभावक है और उसने अपने अभिभावक का साथ निभाने का फैसला किया है। और मुझे लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है और राजस्थान में सरकार, राजस्थान का जो माहौल, जो गंगा जमुना सरस्वती का जो माहौल था वो बिल्कुल बना हुआ है। उसके लिए जनता, राजस्थान की जनता और राजस्थान के लोग धन्यवाद पात्र हैं और राजस्थान एक खुशहाल प्रदेश बन के आगे बढ़ेगा। राजस्थान की जनता को मैं इस मतदान करने की प्रक्रिया के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सभी लोगों ने इस उत्सव का इतना शांतिपूर्वक उपयोग किया है और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की जनता हर बार वो फैसला देगी जो राज्य के हित में है, वो जनता के हित में है, देश के हित में। तो चलिए, 1800 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है या बंद हो चुकी है, जिसमें से 199 यानी कि 199 वो खुशनसीब होंगे जो जीत करके लोकतंत्र के सर्वोच्च पवित्र मंदिर यानी कि राजस्थान की विधानसभा की दहलीज पार करके उस सदन की शोभा बढ़ाएंगे। किसी भी क्षेत्र का विधायक उस क्षेत्र की आवाज होती है, उसके तमाम मतदाताओं की आवाज को यहां मुखर करते हैं, उनकी बात को उठाते हैं। यही सबसे बड़ा लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जो है हमारी, उसमें संविधान ने अधिकार दिया है, उसके अपने नियम कायदे हैं, उसका बखूबी वो प्रयोग करते हैं।
और राजस्थान की विधानसभा की अगर हम बात करें तो 16वीं विधानसभा के लिए जो मतदान संपन्न हुआ है, निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की विधानसभा का अपना एक अलग तरीके का एक कैरेक्टर रहा है, उसका अपना एक दिलचस्प और गौरवान्वित अंदाज रहा है, जिसे मुझे लगता है कि जो भी जीत करके आएंगे 3 तारीख को परिणाम आएगा, जब हम इसी वक्त धूम धड़ाके के साथ आप लोगों के साथ बात कर रहे होंगे और ये तय हो चुका होगा कि अगले 5 साल किन हाथों में जाने वाला है प्रदेश। अशोक सिंह जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। अशोक जी, क्या माना जाए, वोटिंग संपन्न हो चुकी है, कुछ जगह की कतारें अगर छोड़ दें तो हम इसे संपन्न ही कहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती है जिसके लिए कहा जाए कि हाँ प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिससे हमें नजरे शर्म से झुकानी पड़े। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा, जिसमें राजनीतिक दलों का भी सहयोग रहता है, मतदाता का भी सहयोग रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहयोग रहता है। उसके लिए पूरे प्रदेश का आभार जताना चाहिए। लेकिन बात दावे पे आती है तो बीजेपी का क्या दावा है? सबसे पहले तो योगेंद्र जी, जिस प्रकार से आज के मतदान के मतदाताओं ने अपने एक अच्छा प्रतिनिधित्व जुड़े और उनके द्वारा एक सरकार अच्छी बने, जो एक सरकार जो जनहित के काम कर सके। और सबसे पहले तो आप देखिए लोकतंत्र को अपन को मिला, वो कई संघर्ष से मिला, कई लोगों का बलिदान हुआ और उनके आधार पर भारत में एक मजबूत लोकतंत्र बना। और उस मजबूत लोकतंत्र की आप देखेंगे, हम पड़ोसी राज्यों की हम बात करें तो उतना लोकतंत्र के अंदर इतना मजबूत लोकतंत्र नहीं है, वो कमज़ोर लोकतंत्र है। साथ ही हमारे जो मतदाता हैं वो लोकतंत्र की रक्षा करते हैं और वो रक्षा इस प्रकार से करते हैं कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने जो कल्याणकारी कर सके और अच्छी सरकार को एक दिशा निर्देश के रूप में दे सके, एक विधानमंडल में वो जा सके। साथ ही एक सूझबूझ से यदि वो अपना जनप्रतिनिधि चुनता है तो वो है एक अच्छे प्रतिनिधि के साथ साथ एक अच्छा लोगों को क्या दे सकता है उसके बारे में विचार होता है और एक सदन के माध्यम से होता है। क्योंकि एक परिपक्व वोटर मतदाता एक स्वतंत्र मतदाता और ऐसी एक चुनी हुई सरकार को एक चुनता है। तो मैं कहूँ कि आज के जो 68% का मतदान जो हुआ 5 बजे तक का हुआ, वो मतदान लगता है कि 2018 में मतदान हुआ था उससे कहीं अधिक जाएगा, ये मैं आशा करता हूँ। और इस प्रकार से आप देखिए कि राजस्थान में कोई सरकार यदि कोई चुनेगा या जनप्रतिनिधि जो चुने जाएंगे कि कोई भी दल बनेगा, वो ऐसा बनेगा कि युवाओं की सोच कैसी हो, उन युवाओं की सोच के साथ में ऐसा काम हो कि उसके सपने जो साकार हो सके, उन सपनों को वो टूट नहीं सके। जो सपने उनको लगता है कि 5 साल में मेरे से जो सपने थे उन सपनों को तोड़ने का जो काम हुआ वो सपने नहीं टूटे, महिलाओं को सुरक्षा मिले, उनको सम्मान मिले। तो ऐसा काम कि एक भी जनप्रतिनिधि को चुनेगा और उसकी एक पार्टी जो दल होगा उसको भी चुनेगा। साथ ही साथ किसानों का किस प्रकार से कोई कल्याणकारी कार्य राज्य सरकारें कैसे कर सके उसको भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ कानून व्यवस्था कैसी हो, जो बदहाल जो कानून व्यवस्थाएं होती है उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ हम कैसे कर सकते हैं उसको भी उसने ध्यान में रखा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का वोटर दिया। साथ ही साथ ये भी देख रहा है कि किस प्रकार से कोई जाति और धर्म के आधार पर कैसा माहौल बनाया गया जाता है, उस माहौल के अंदर किस प्रकार से लोगों को जो मुआवजे दिए जाते हैं वो भेदभाव नहीं करने वाली सरकार आए। तो ऐसा भी उन्होंने इस वोट के माध्यम से वो चुना होगा। और जो 5 साल के अंदर हमने देखा है वो जनता ने महसूस किया है, उसके आधार पर जनता आज वोट दे रही है। जी चलिए, कुलवाल साहब हमारे साथ में हैं और बीएसपी ने भी यहाँ पे काफ़ी दमखम के साथ में अपने प्रत्याशी उतारे हैं और ये कहा जा रहा था कि 184 सीट पे बीएसपी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। कुछ जगह वो हाथी छोड़ के ही चले गए। खैर, लेकिन फिर भी बात अगर की जाए तो 2 बार ऐसा अवसर मिला है कि गहलोत साहब ने अपनी सरकार हाथी के सहारे ही चलाई। तो क्या लगता है सर आपको, कुलवाल साहब? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने राजस्थान में शांतिपूर्ण मतदान जो किया उसके लिए मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं। जी जी। और आगे आपने जो कहा बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में 8 से 10 सीट ला रही है और अब ऐसी स्थिति बनेगी नहीं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये कोई हमारे विधायक तोड़ सके। ऐसे हमारे पूर्ण प्रयास किए गए हैं और पहले से हम इन लोगों से पहले से सतर्क हैं, क्योंकि चुनाव से पूर्व इन लोगों ने हमारे
उम्मीदवारों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसे पूंजीपति सेठ एक मजदूर के साथ करता है। इन दोनों पार्टियों ने हम गरीब लोगों को जिस प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया, मगर उसके बाद भी योगेंद्र जी, हमने 200 विधानसभा चुनाव के लिए लड़ रहे थे हम लोग, मगर इन लोगों ने जब भी हमारे 16-17 लोगों को चुनाव से पहले ही तोड़ने का इन लोगों ने जो कार्य किया, इनके लिए मैं दोनों पार्टियों को आभार व्यक्त करता हूं कि ये जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा वक्त नहीं है कि आप दोनों भी इस चीज के लिए तरसते फिरो। जी चलिए कि हालात ऐसे नहीं बने कि तरसते रहे हैं। सत्ता के लिए सत्ता की चाबी का दावा बीएसपी की ओर से किया जा रहा है। खैर, लेकिन 3 तारीख को तय होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि हाथी किस करवट बैठता है तो वो थोड़ा अटपटा लगेगा। अनिल हमारे साथ में है। अनिल, वोटिंग अगर देखें तो 68.24% 5 बजे तक, मुझे लगता है कि बहुत उत्साहजनक तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे कम भी नहीं आंका जा सकता। जब 6 बजे तक के, क्योंकि अभी भी जो जानकारी मिल रही है वक्त हो चुका है 6:20, लेकिन कतारें लगी हुई हैं। जो तस्वीरें जन टीवी के दर्शक देख पा रहे हैं वो तस्वीरें हैं जो एक्चुअल में बूथ पर क्यों लगी हुई हैं, यानी कि अभी भी लाइनें लगी हुई हैं। और जो मैं देख पा रहा हूं कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो क्या लगता है कि किसी नतीजे पे राजनीतिक दलों का दावा है वो सही पहुंच सकता है, या फिर हमें 3 तारीख का इंतजार तो करना ही चाहिए? दावे अपनी जगह हैं। देखिए, दावा तो चुनाव जब शुरू नहीं हुआ था उससे पहले भी किया जा रहा था। तमाम दल अपने अपने दावे कर रहे थे। टिकट वितरण हुआ, फिर दावे वही दावे थे, जीत के दावे, और अभी भी जीत के दावे ही रहेंगे। लेकिन 3 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। वोटिंग का जहाँ तक अगर बात कर ली जाए, हमने सुबह से देखा, आज उत्साह जरूर नजर आया। हालांकि अभी 68% जो 5 बजे तक है, 6 बजे तक वोटिंग यहाँ पर हुई है, और उसके बाद में जो भी पोलिंग बूथ के अंदर रहेगा वो काउंटिंग, जो वोटिंग अभी फिलहाल वो कर भी सकता है। ये वोटिंग कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद पिछली बार जो वोटिंग हुई थी 74% जो वोट कास्ट हुआ था उसको क्रॉस यहाँ पर करने जा रहा है। यहाँ पर अगर वोटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि 68 और 1 घंटे की अगर वोटिंग देख लें, अभी भी कई बूथ पर कतारें वहाँ पर लगी हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं 76, 77 या 78 के आसपास ये वोटिंग फीसदी वहाँ पर जाकर ठहरने वाला है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट अगर देख लिया जाए बीजेपी की तरफ एज यहाँ पर नज़र आता है कि हाँ, यहाँ से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ लीड ले सकती है। क्योंकि अगर ये वोटिंग फीसदी अगर 74% के करीब रहता, 72 के आसपास रहता, तो आकलन सटीक नहीं हो पाता, और कुछ फेवर जो है वो कांग्रेस की तरफ भी वहाँ पर जा सकता था। लेकिन विश्लेषज्ञ जो अभी हैं, राजनीतिक जो जानकार हैं, जिनसे उनसे हमारी चर्चा भी हुई, उनका ये मानना है कि यहाँ पर अगर 75 से अबव वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर रहता है तो कुछ एज जो है वो बीजेपी की तरफ जाएगा। और बीजेपी के चेहरे पे भी ये जो वोटिंग प्रतिशत रहा है, उनके नेताओं के चेहरे पे भी कुछ खुशी और कुछ उत्साह नजर आ रहा है। जिस तरह का तनाव हमने सुबह देखा था, और उससे पहले जो टिकट वितरण के बाद में तनाव था, जो एनालिसिस कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस अच्छी मजबूत है, फाइट में चल रही है, कांग्रेस जो है 80 से 85 या 90 सीटें वहां पर निकाल सकती है। और कई दावे तो ये भी चल रहे थे कि किसी को स्पष्ट बहुमत वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर जो स्थितियां अब वोटिंग के बाद में है, शायद कुछ स्थितियां बीजेपी की तरफ प्लस नजर आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस कमजोर होगी, कांग्रेस मजबूत जरूर हो सकती है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का एक कारण और भी यहाँ पर हो सकता है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आजाद का गठबंधन के साथ में रहा, बसपा ने भी अधिकतर सीटों पर चुनाव वहां पर लड़ा है। कई निर्दलीय ऐसे हैं जो कि मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं इस चुनाव के अंदर, तो वो भी वोट खींच यहां पर रहे हैं। तो ये स्थितियां जो है अपने आप में बताता है कि पोलिंग बूथ तक मतदाता को कैसे ले जाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप लोग सभी हमारे साथ में बने रहिए। मैं एक बार रुक करना चाहूंगा सुदर्शन सिंह, जो हमारे सहयोगी हैं, अभी भी बूथ का नजारा आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं वहां की ताजा तस्वीरें कि वहां क्या स्थिति है। सुदर्शन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जी सुदर्शन, ये अगर हम बात करें तो ये दृश्य हम कहां के कह सकते हैं? जो मैं समझ पा रहा हूं शायद ये सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र के हैं, शास्त्री नगर एरिया है, जहां पे ये कतारें लगी हुई हैं। और ये कतारें अभी कितने वहां पे मतदाता मौजूद हो सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? वहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं?
जी बिल्कुल योगेंद्र जी, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि ईवीएम में जो प्रत्याशी थे उनका किस्मत या भाग्य कैद हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कैद नहीं हुआ है। यह जो बूथ है यहाँ पर भी लगता है कि 1 से 1.5 घंटा अभी और लगेगा, और ऐसे जयपुर में भी कई बूथ हैं और इसके अलावा प्रदेश में भी ऐसे कई बूथ होंगे जहाँ पर अब भी जो प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है वो अब भी ईवीएम में कैद हो रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये शास्त्री नगर का ही यहाँ पर इलाका है। ये हवा महल विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं योगेंद्र जी, जहां पर हम बात कर रहे हैं। और इस तरह के कई बूथ जयपुर में मौजूद हैं जहां पर अब भी जो प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है, उनका जो भाग्य है वो अब भी तस्वीरों में कैद हो रहा है। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अगर हम बात करें, क्योंकि अलग अलग भाग संख्या है यहाँ पर, ये बाजोरिया स्कूल है शास्त्री नगर इलाके में जहां पर हम मौजूद हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे केवल ये एक कतार ही नहीं है, इसकी तरफ दूसरी तरफ और तीसरी तरफ भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो कतारें हैं वो अभी भी लगी हुई हैं। जो अधिकारी, कर्मचारी, बीएलओज मतदान प्रक्रिया को संपूर्ण कराने में जुटे हुए हैं, वह अभी भी यहाँ पर मतदान करवा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, हालांकि हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हम बाहर से ही आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहें तो यहाँ पर अभी भी जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी है। और ऐसे कई बूथ हैं योगेंद्र जी जहाँ पर तकरीबन 9 से 10 बज सकते हैं, और हो सकता है कि कई ऐसे भी बूथ हो जहाँ पर 10 बजे तक भी यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी रह सकती है। योगेंद्र जी, तो चले सुदर्शन सिंह हमारे सहयोगी जो एक बूथ से जानकारी दे रहे हैं। जयपुर स्थित ये बूथ है जहां पे कतारें लगी हुई हैं और उनका साफ कहना है कि व्यवस्था माकूल है, नियमानुसार ये राइट है वोटर का कि वो आखिरी समय तक यानी कि 6 बजे तक मतदान के बूथ की दहलीज पे पहुंच जाता है तो वो अपना जो उसका एक विशेष अधिकार है मतदान का, उसका वो प्रयोग कर सकता है। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन, आप हमारे साथ में बने रहिए और बने उसके लिए। और हम रुख वापस हमारे पैनल की ओर करना चाहेंगे। तो सुदर्शन सिंह, जो एक बान की मैं बता रहा हूं, अभी मुझे सुमेरपुर से जानकारी मिल रही है कि सुमेरपुर में भी इसी तरह के हालात हैं, नावा में भी इसी तरह के स्थिति बनी हुई है एक बूथ पर भाग संख्या 108 पर, जहां पे सैकड़ों लोग अपनी बारी का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। चले, मैं पैनल पे लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कर रहे हैं हमारे अतिथियों के साथ में। अजय जी, आपके पास में आना चाहूँगा। अभी जैसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अशोक सिंह जी ने साहब कहा कि जो तुष्टीकरण, पेपर लीक और ये जो मुद्दे हैं उसी के आधार पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन क्या लगता है आपको कि आप लोगों ने एक बात कही कि 10 फ्लैगशिप योजनाएं, 7 गारंटी और मैनिफेस्टो, यानी कि विकास का विजन लेकर के आप लोग जनता के बीच गए, लेकिन जो खामियां थी वो बीजेपी ने उसे अपना बड़ा हथियार बनाया। तो आप अपनी योजनाओं की ढाल बनाते रहिए, उसको आपकी जो कमियां हैं उनको हथियार के रूप में प्रयोग में लिया। आपके जो हमले नरेंद्र मोदी पे भी रहे। तो लगता क्या है कि आज का जो वोटिंग है हुआ है उस पर असर किसका दिखाई दे रहा है, कि आपकी योजनाओं का असर है उस पर कुछ? देखिए योगेंद्र जी, ये जो चुनाव था ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो चुनाव बनाया था, कांग्रेस ने स्पष्ट ये तय कर रखा था कि हम अपना काम के आधार पर जनता के बीच जाएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और उसी को आधार बना के हम जनता से वोट मांगेंगे। आप ये देखिए कि एक और तो 2018 से 2023 की राजस्थान सरकार है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की 2014 से लेकर 2023 तक पिछले 9 साल में एक सरकार है, केंद्र की सरकार है, जिसने जनता से अच्छे दिनों का वादा किया था। और अच्छे दिनों के वादे के तहत उन्होंने इतना काम किया कि हिंदुस्तान 100 इंडेक्स में 125 में से 111वें स्थान पे आ गया। अब ये देखिए, उन्होंने काम इतना किया कि एनवायरमेंट इंडेक्स में हिंदुस्तान 180 में से 180 के पायदान पे रहा। अब ये देखिए, प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स में भारत 160 में से 141 जगह पे रहा। अब ये देखिए कि खुशहाली, हैप्पीनेस इंडेक्स में हिंदुस्तान की पोजीशन 140 में से 126वें स्थान पे रही।
अब ये देखिए महिला सुरक्षा पे इन्होंने इतना काम किया कि उसका सीधा सीधा उदाहरण मणिपुर से देखने को मिलता है। आप ये देखिए कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जनता के सामने की थी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। अभी परसों ही एक रिपोर्ट आई है CAMIE की, उसने कहा है कि पिछले 9 साल में 12.5 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए हैं। नए रोजगारों की तो बात अपने आप में आपको देखी है। जिस तरह से आपने डॉलर और रुपए की बात की थी, जब डॉलर 50 रुपए था, आज की डॉलर में डॉलर 85 रुपए चला गया। लेकिन कछावा साहब, इन तमाम जो आपके दावे हैं या जिसे आप हकीकत बयां कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स के आधार पे आप कह रहे हैं, रिपोर्ट्स होती हैं वो अपना रिसर्च बेस रखती हैं, बात जनता के मानस पटल की है। असर कितना कर पाएगी ये सब चीज़ें? खामियां हैं, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता कि सारी खूबियां ही हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, इसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता खामियां नहीं। 100% 10 खामियां होंगी। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि राम राज्य हमारा ही चला है, किसी का नहीं चला है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन बात जनता के मानस पटल की है। ये क्या आपके नेता, आपके स्पोक्स पर्सन, आपकी रैलियां, आपके रोड शो ये छाप छोड़ पाए क्या? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह से पिछले 5 साल में राजस्थान में स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, महिला सुरक्षा को लेके और आम जन की सुविधाओं को लेके जिस तरह से काम किया गया, आप ये देखिए कि महंगाई, जो भारत सरकार की विफलता है महंगाई को लेके, भारत सरकार ने एक शब्द भी जनता के सामने नहीं प्रस्तुत किया, न एक उदाहरण पेश किया कि महंगाई राहत के लिए वो क्या काम करने वाली है। लेकिन राजस्थान सरकार ने एक जिम्मेदार सरकार के रूप में महंगा राहत कैंप खोले। आप ये देखिए हर वार्ड में, हर ब्लॉक में, ताकि जनता अधिक से अधिक जनता उनसे जुड़े। आप ये देखिए योगेंद्र जी, मिशन 2030 जब अशोक गहलोत जी ने जनता के बीच रखा कि आप हमें सुझाव दें, उन सुझावों के माध्यम से हम अगली सरकार में काम करेंगे। आप ये देखिए 3.5 करोड़ लोगों ने उसमें सुझाव दिए हैं। सुझाव उस आदमी को दिए जाते हैं जो काम करने की नीयत रखता है, सुझाव उस व्यक्ति को दिए जाते हैं जो काम करने की योग्यता रखता है, जिसका रिपोर्ट कार्ड काम के आधार पर देखा जाता है, उसको जनता सुझाव देती है। आप ये देखिए कि अब ये चुनाव, इस चुनाव में जनता ने, राजस्थान की जनता ने स्पष्ट ये कह रखा है कि जो काम करेगा। देखिए जब 2014 की बात मैं आपको योगेंद्र जी बता देता हूं, 2014 से पहले 2009 में जब यूपीए सरकार आई थी, तो सरकार के प्रति लोगों की आशावादी दृष्टिकोण, देश में खुशहाली का जो माहौल, युवाओं में जो रोजगार की योजनाएं, आप ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा की योजनाएं, कर्मचारियों को जो 5th पे कमीशन के आधार पर अजय जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे कि कोई भी गवर्नमेंट हो, देखिए उम्मीद और आशा की किरण जब होती है तभी तो विकल्प के रूप में चुना जाता है। अदरवाइज पब्लिक को लगता है कि कंटिन्यू किया जा सकता है, कि सरकारें बहुत सारी कंटिन्यू हुई है। राजस्थान में भी राज और रिवाज का मामला 93 के बाद में बनने लगा है। पहले कांग्रेस ने कई बार सरकारें रिपीट की हैं। 3 साल 2.5 साल बाद में जब सरकार चली गई भैरव सिंह शेखावत की, तो वापस उन्होंने रिपीट की और 98 में आप लोगों को शासन दिया उन्होंने। तो ये सिलसिला तो चलता रहा है हमारे यहाँ पे। 98 के बाद में राज और रिवाज की बातें चलने लगी हैं। विकल्प जब तलाशता आदमी तो वो बिल्कुल उम्मीद की किरण ही होती है, उसको उम्मीद के साथ ही तो तलाशता है। आप देखिए कि राजस्थान में हर घर में सरकार के द्वारा 2 जगह उसको लाभ मिल रहा है। मतलब ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको कम से कम 2 जगह लाभ नहीं मिला है। आप ये देखिए हर घर में 100 यूनिट बिजली फ्री है। आप ये देखिए इसका जवाब का सिलेंडर है। चले आप हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अजय जी आप हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आपके साथ में बैठे हुए हैं आपके साथी यहाँ पे अशोक सिंह जी, वो भी बेनिफिशियरी होंगे। अशोक जी, जो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि देखिए वोट का आधार हमारी योजनाएं रही हैं, बेनिफिट हर व्यक्ति को मिला है, बेनिफिट आपको भी मिला होगा, तो वाकई बेनिफिशियरी जो होते हैं वो कितने तब्दील कर पाते हैं अपने मन को वोट में? पहले तो इन्होंने कहा कि 9 साल, मुझे लगता है कि यदि मोदी जी की 2 बार परीक्षा हुई, 2014 में हुई और 2019 में हुई। 2014 का यदि कार्यकाल हम 5 साल में देखें और 282 से 83 लगभग हमारे पास सीटें आई लोकसभा की, फिर 303 सीटें आती है, तो मतलब जनता ने परखा और उसके बाद में उसको चुना, जो है एनडीए की सरकार हमारी बनती है तो योजनाओं पर मोहर लगाती है। इनकी योजनाओं पर मोहर लगाती है, 21 सीटें और 56 सीटें लगाती है। तो ये साबित है कि इनके साल 9 साल और इनके 5 साल में क्या अंतर होता है। दूसरा कहा कि प्रेस की आज़ादी, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने प्रेस को क्या कहा था, सबको पता है कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। तो प्रेस की आज़ादी के बारे में थोड़ा, गहलोत साहब के बारे में आप कहते तो थोड़ा अच्छा लगता। फिर आता है कि महिलाओं का सुरक्षा,
महिलाओं के इंडेक्स में राजस्थान सबसे नंबर 1 पर आ रहा है और अपराध में नंबर 1 आ रहा है। किस प्रकार से माफिया राज राजस्थान में रहा, ये जनता इस चुनाव में देख रही है। कैसे हालत खस्ता रही सड़कों की राजस्थान के अंदर, वो भी जनता ने देखा है। हम परिवर्तन यात्रा में गए, जन आक्रोश यात्रा में गए, उसके माध्यम से हमें पता पड़ा कि राजस्थान की स्थिति कैसी है। थानों में जाओ तो कैसा उनको कैसा स्टाफ नहीं है, पूरा आप कह रहे साहब स्टाफ कर दें। स्कूलों की स्थिति कैसी है, टीचर्स नहीं है। आपने कहा इंग्लिश मीडियम स्कूलों को खोल दी, गहलोत साहब खूब कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है। हिंदी मीडियम को कन्वर्ट कर दिया आपने, उनको चेंज कर दिया, अब बच्चे जाए कहाँ। तो ऐसी आप योजना लेके आए तो ये जनता के बीच में ये मुद्दे भी आए। और जहाँ तक ये पेपर लीक वाला मामला है, इस पेपर लीक के मामले में आपके लोग भी इसमें सम्मिलित थे। ये भी जनता उस समय आज देख रही है। आज वोट डाला उन्होंने कि कैसे बच्चों का भविष्य खराब हुआ। वोटिंग पे असर आया उसका? मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ का असर आएगा और हर चीज़ का देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसी सरकार चली, जो सरकार 5 साल के लिए चली, लेकिन कैसे चली, बैसाखी पर चली। अपनों पर विश्वास नहीं किया, उन लोगों पर विश्वास नहीं किया, उन पर मुकदमे दर्ज किए और मुकदमे दर्ज किए तो जनता ने वहाँ देखा है कि उनको तिरस्कार कैसे किया गया। किस प्रकार से युवा इनका नेता था जिसका कैसे तिरस्कार किया गया कि वो भी लोगों ने महसूस किया है, उसको भी वोट में माध्यम से आज डाला गया है। तो ये चीज़ें देखिए कि जनता का विकास होता तो ये साथ चलते तो साथ विकास होता। उन मंत्रियों को साथ रखा जिन मंत्रियों पर आप अविश्वास करते थे, उन पर केस दर्ज आपने करवाए, उनको भी आपने मजबूरी में साथ रखा। तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने उनको साथ रखा? तो भ्रष्टाचार में तो आपकी सरकार सम्मिलित रही और इंडेक्स भी बताता है कि राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 में थी। दूसरा इन्होंने कहा कि बेरोजगारी की बात करी तो सीएमएम की हम बात कर लें, उन्हीं आंकड़ों पर आप कहते हो तो राजस्थान 32वें नंबर पर चल रहा है, 28 से 32 में चल रहा है कि बेरोजगारी दर में, और सेंटर की जो बेरोजगारी दर आ रही है वो 7.9 आ रही है। तो आप राजस्थान की महंगाई दर देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए। पेट्रोल डीजल को यदि आप वेट कम करते, आपने वेट कम नहीं किया, वेट कम करते तो वो जनता भी देख रही है कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक पेट्रोल डीजल है, वो भी महंगाई का कारण है। बिजली की दरें आपने कितनी बढ़ाई और कहां तक बिजली, आप कह रहे 100 यूनिट हमने दे दी, 100 यूनिट आपने 5-4 महीने में दी है और पहली थोड़ी दी है, आप कह रहे हो ये दे रहे हैं। तो जनता ये भी देख रही है कि फ्यूल चार्ज के नाम से और भी आपने दरें बढ़ाई, बिजली की 7 बार दरें बढ़ाई है, वो भी देख रही है। बीजेपी के काल में कितना फ्यूल चार्ज लगता था उसका औसत भी देख रही है और कांग्रेस का औसत देख रही है, वो औसत काफी ऊंचा आ रहा है। बिल्कुल, ये चीजें भी देखी जा रही है। बिल्कुल अशोक जी, आप सही कह रहे हैं कि वो वक्त निकल चुका है कि अब दावे वादे, अब जनता जो वोट करने थे वो वोट कर चुकी है। अब तो 5 साल के लिए किन हाथों में सरकार, ये जनता की कहूँ किस्मत लिखी जाएगी, किन हाथों से, किस सरकार के माध्यम से, वो तय हो चुका है। बेशक इसका रिजल्ट आना बाकी हो, लेकिन तय हो चुका है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। हम कह नहीं सकते क्योंकि अधिकृत जो आंकड़े हैं उसी पर यकीन करना चाहिए जो 3 तारीख को आएंगे। जब हम इस वक्त बात कर रहे होंगे तो धूम धड़ाका हो रहा होगा, ये तय हो चुका होगा कि वाकई सरकार किसकी बनने जा रही है, या बन रही है या बनेगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये पीसीसी में बाजे बजेंगे या भाजपा कार्यालय में बजेंगे, ये तय होगा। मैं कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूँगा। कुलवाल साहब, एक बात मैं जानना चाहूँगा, मतदाता पे इन तमाम चीज़ों का रेवड़ियाँ और लोक कल्याणकारी योजनाएं, अगर आप कर रहे हैं तो लोक कल्याणकारी योजनाएं, सामने वाला कर रहा है तो रेवड़ियाँ हैं। अक्सर हर पार्टी ये बात कहती है, लेकिन जनता की नज़र में क्या लोक कल्याणकारी नीति लोक कल्याणकारी होती है और रेवड़ी भी लगती है उससे? देखिए योगेंद्र जी, अब क्योंकि वोट पड़ चुके हैं तो आज अगर हम ये एक दूसरे की बड़ाई करेंगे कि तुमने ये किया हमने ये किया, कोई फायदा नहीं उसका, उससे कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब हो रहा है। बिल्कुल। अभी तो सवाल इस बात का है कि जो वोट पड़े उसके ऊपर बात कर ले। हाँ। तो मेरा तो सीधा सीधा ये है कि ये दोनों ने मिलके एक प्रोग्राम बना रखा है कि एक बार तुम आ जाओ और एक बार हम आ जाए। फिक्स है इन दोनों की फिक्सिंग, कुश्ती फिक्सिंग है इन दोनों की। पर हम जो लोग हैं, जो तीसरे फंड के लोग हैं, वो एक कोशिश कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में धीरे धीरे हम लोगों की संख्या बढ़ रही है तो इन लोगों की नींद हराम हो रही है। तो जहां हम लोग बढ़ते हैं ना, वह दोनों एक हो जाते हैं जी। चले, लेकिन वोटिंग परसेंटेज है, इस पे कुछ फोकस करेंगे कि ये वोटिंग परसेंटेज। योगेंद्र जी, मैं कहता हूं राजस्थान में जातिवाद के आधार पर वोट पड़े हैं और जातिवाद के आधार पर वोट अभी भी जो लेने लगी हुई है वो जाति के आधार पर लगी हुई है। आज ये जो भी कुछ कहें या नहीं कहें, राजस्थान की जनता ने तो इनकी पेटी किस्मत तो पेटी में पैक कर दी है। अब तो ये अपनी बात को कह के सिर्फ एक मन की भड़ास निकाल रहे हैं और 3 तारीख को जो भी होगा वो सब जनता के सामने आ जाएगा। सवाल है कि अगर ये विकास ही करती ना दोनों पार्टियां, तो आज भारत के अंदर 75 साल में पानी सप्लाई नहीं कर सके, बिजली ये नहीं ला सके,
तो ये किस मुंह से बोलते हैं? ये दोनों एक ही राशि, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ये इधर रोटी उबालो इधर, उधर उबालो उधर। ये इन लोगों ने हिंदुस्तान कहने का को मतलब है कि लूटा है। हिंदुस्तान को दोनों पार्टियों ने लूटा है, इसके सिवा इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। स्थितियां वही रही हैं, केवल चेहरे बदले हैं। बस, और कुछ नहीं रहा है। आज 1 घंटे पहले कांग्रेस में, 2 घंटे बाद बीजेपी में। ऐसे लोगों को ये पार्टी टिकट देती है तो इनको तो पहले तो खुद को तो टटोलना चाहिए कि हम कितने सांप हैं, हम गरीब को तो कुछ भी कर सकते हैं ये। मगर इनकी नीयत खोटी है, इनका मन खोटा है, ये दोनों एक है। चलिए, नियत और मन की बात पे आ गए हैं कोलवाल साहब, और उनका कहना है कि अब कोई फायदा नहीं है कि हमने ये किया और उन्होंने ये किया, उस पर आरोप प्रत्यारोप का वक्त जा चुका है। अब तो आप नई कड़ी की तैयारी करिए। 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे उस पर मोहर जनता ने क्या लगाई है वो देखने वाली बात होगी। अनिल, आपके पास में आना चाहूँगा। आप लगता है कि इन आरोप प्रत्यारोप और सारी चीज़ों का मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, बात करने का भी और दावे वादे करने का भी वो वक्त निकल चुका है। अब तो बात केवल एक ही रहती है कि परिणाम पे फोकस किस तरह से किया जाए। क्या लगता है आपको कि बीजेपी और कांग्रेस के दावे अपने हो सकते हैं, लेकिन कुछ पार्टियों के नेताओं का यह भी कहना है कि दोनों पार्टियां हमारे संपर्क में, क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? बिल्कुल, कई नेताओं ने बताया भी है जो निर्दलीय मजबूती से लड़ रहे हैं कि हमारे पास कांग्रेस से भी संपर्क किया गया, तो बीजेपी ने भी मन टटोला है कि अगर आपकी अच्छी स्थिति मजबूत है और आप यहाँ से जीत कर आगे निकलते हैं तो आपकी क्या कुछ राय यहाँ पर रहने वाली है। जी, पार्टियों को लग रहा था उस समय कसमकस की स्थिति है, और अभी भी मतदान तो हो चुका है, किसी को लग रहा होगा उसके पक्ष में मतदान हो सकता है, कोई भी पार्टी दावा कर सकती है, लेकिन अभी भी ये स्थितियां रहेंगी। समीकरण बैठाए जाएंगे, बूथ लेवल पर कितनी वोटिंग हुई, पार्टियों में मंथन चलेगा और फिर जोड़ तोड़ की राजनीति भी यहाँ पर होगी। हमने देखा था टिकट वितरण के समय भी कि कांग्रेस का कैंडिडेट है, टिकट नहीं मिली, भाजपा मुख्यालय पहुंचने से पहले टिकट फाइनल वहां पर हो गई। स्थितियां बड़ी नाजुक हैं और उस समय तो सरकार बनाने की कोशिश होगी, उस समय तो अगर कोई दूसरे दल से भी टूट कर आएगा तो वहां पर स्वागत माला लेके किया जाएगा। तो वो स्थितियां जो हैं वो आने वाले समय में वहां पर जरूर देखने को मिलेगी। और तमाम जो दल हैं, निगाहें भी हैं, निर्दलियों की भी शायद बल्ले बल्ले हो जाए, ऐसी स्थितियां राजस्थान में बन सकती हैं कि अगर किसी को स्पष्ट मेजोरिटी वहां पर नहीं मिलती है। ये पूरी जो चीज है राजस्थान के लिए पूरी तरह से फोकस है। और निर्दलियों का जहां तक आंकड़ा है, पिछली बार भी हमने देखा था अच्छा बहुमत बीजेपी का जो आंकड़े का था निर्दलियों के ओर से, वो निर्दलियों का अच्छा रहा। कांग्रेस के जो बगावत करके मैदान में उतरे थे वो जीत कर आए थे, और इस बार कुछ बीजेपी से जो बगावत करके चुनावी मैदान में उतरे वो भी मजबूत हैं, और कांग्रेस से जो बगावत करके उतरे हुए हैं वहां पर भी कुछ मजबूती दिखाई दे रही है। आरएलपी आजाद की जो पार्टी है वो अच्छा वोट बैंक ले रही है, और बसपा की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जिताऊ उम्मीदवार वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये जो समीकरण है, अगर यहां पर कांग्रेस को 80+ सीटें मिलती हैं तो दूसरी तरफ जो स्थितियां हैं वो काफी नाजुक हो जाएंगी, क्योंकि बीजेपी में भी अगर कांग्रेस 80+ ले जाती है तो बीजेपी की अगर देखी जाए स्थितियां तो 100 के आसपास वहां पर रहने वाली हैं, क्योंकि 20 सीटें ऐसी रहेंगी जहां पर आरएलपी की सीट निकलेगी, बसपा की सीटें निकलेंगी और कुछ निर्दलीय वहां पर जीत कर आएंगे। बिल्कुल, देखिए दोनों ही बातें हैं। अगर वाकई अभी जो वोटिंग है, अगर इसका असर एक लहर की तरह, जो मुझे बहुत ज़्यादा लहर दिखाई यूँ नहीं दे रही है कि वोटिंग परसेंटेज 75-80 तक पहुंचता है, तो समझ में आती है कि वेग चल रही है। लेकिन बहुत सारी सीटें कश्म में फंसी हुई हैं, और खासकर इतनी सीटें हैं, करीब 80 के आसपास सीटें बताते हैं कि जिसमें मुकाबला दाएं बाएं है और दोनों ही तरफ से कहने की स्थिति में नहीं है। शायद बीजेपी हो या कांग्रेस, दावे कुछ भी करें, लेकिन अंतर जो अंदर से बातें निकल के आती हैं वो किसी भी तरह की कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। यही बड़ी वजह है कि जो दावे किए जा रहे हैं, तीसरे फ्रंट के लोग हों चाहे इंडिपेंडेंट हो, जो मजबूत उनका आधार लगता है उनसे संपर्क में है। जो उनका दावा है, हमारी बात केवल उन लोगों से हुई है। उन लोगों ने साफ कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हम लोगों से संपर्क किया है, यानी कि संपर्क भी अगर हो चुका है तो कहीं चूल्हे हिली हुई भी दिखाई देती हैं। अजय जी, आपके पास आना चाहूँगा, क्या यकीन कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट या दूसरे दलों के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में, हमसे संपर्क करना शुरू कर दिया है? देखिए योगेंद्र जी, मतदान हुआ है, परिणाम आने बाकी हैं, और सरकार पक्ष में, जनता पार्टियों के पक्ष में विधायक भी चुने जाएंगे, निर्दलीय भी चुने जाएंगे, और सरकार चलाने के लिए एक पर्याप्त बहुमत की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सभी पार्टियां उसमें अपना प्रयास करेगी। कांग्रेस भी सरकार जनता को सुशासन देने के हिसाब से
जनता में काम करेगी, सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेगी। उसमें निर्दलीयों का भी सहयोग लिया जाएगा और हम समान विचारधारा वाले लोगों से बात की जाएगी और सभी लोगों से मिल बैठ के, क्योंकि राजस्थान में जो ये नींव डाली है एक काम की, जो राजस्थान में एक जनता को सुशासन देने की जो बात की जा रही है, उसी सुशासन को लगातार जारी रखने के लिए ये काम करने की आवश्यकता होगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी। योगेंद्र जी, आप ये देखिए कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हर समय राजस्थान की सरकार को गिराने का एक अथक प्रयास किया, जिसको कांग्रेस सरकार की सुशासन राजनीति के कारण अजय जी, ये सारी बातें कहने का जो प्लेटफॉर्म जनता के बीच था वो खत्म हो चुका है। अब कोई मतलब नहीं है, हम ये अगर ये बातें दोहराते रहेंगे तो सिर्फ लीक पीटना है। जनता को जो डिसीजन करना था वो अपना डिसीजन कर चुकी है। मेरा यही सवाल अशोक जी से होगा। अशोक जी, वादे क्या किए, दावे क्या किए, अशोक गहलोत ने क्या किया, मोदी जी ने क्या गारंटियां दी? अब कोई वक्त जाया करना इन तमाम चीज़ों पे पढ़ने में। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जो निर्दलीय और कुछ दूसरी पार्टियों के नेता प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि हमसे संपर्क में हैं, अगर संपर्क हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का भरोसा टूट रहा है, उन्हें पूरी तरह से भरोसा नहीं है कि हम मेजोरिटी के साथ में आ रहे हैं। देखो, इस बात से पहले मैं ये बता दूं, यदि 2003 का हम चुनाव देखें तो 3.79% वोट प्रतिशत बढ़ा जी। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी 120 आई और कांग्रेस की 56 आई। और 2013 की हम बात करें तब वोट परसेंट 8 पॉइंट कुछ समथिंग बढ़ा है इसका, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 163 सीटें आती, कांग्रेस के पास 21 आती है। और 2008 की हम बात करें तो 0.93% वोट कम होता है तो कांग्रेस के पास 96 सीटें आती है। तो कहना मतलब ये है कि यदि चुनाव के अंदर मतदान प्रतिशत अधिक तो होगा और ये दिख भी रहा है, तो स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। किसी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस कर रहे हैं। नहीं, बात की बात है, लेकिन यदि चुनाव की रुझान से 2003 के 13 के देखें और 8 के 98 के हम चुनाव के हम देखें तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत मिल रहा है, क्योंकि 120 सीटें आना, 163 सीटें आना राजस्थान में रिवाज रहा है। और रिवाज इस प्रकार का रहा है कि ये चाहते सत्ता दोबारा आ जाए, सत्ता नहीं आएगी क्योंकि आपने 5 साल में काम ऐसे किए, इस कारण से नहीं आएगी। चलिए कुलवाल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है कि दोनों पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं, अभी भी संपर्क तो करना पड़ेगा कि आपका ख्याल रखेंगे हम, क्योंकि ये सारी कवायद 3 तारीख की सुबह तक की है। 3 तारीख को अगर कुछ हालात ऐसे बन से, देखिए कुछ भी संभावना है, क्लियर मेजोरिटी भी मिल सकती है, किसी को हम कहें कि खंडित जनाधार भी मिल सकता है कि पूरी तरह से मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है, किसी के सहारा की यानी कि बैसाखियों की आवश्यकता हो सकती है। तो अभी किसी से बिगाड़ खाता तो नहीं करेंगे राजनीतिक दल, क्योंकि आपकी पार्टी को काफी एक्सपीरियंस है, संपर्क साधा जाता रहा है। योगेंद्र जी, राजस्थान में 199 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और एक सीट पे एक प्रत्याशी की मृत्यु के कारण चुनाव नहीं हो रहे जी। ठीक है, अनिल जी ने बात बहुत सही कही है। मैं आज बोल रहा हूं कि 199 से 25 सीटों को तो बाहर निकाल के बात करो जितने पे वोट डले हैं। 25 सीटों पे ये जो तीसरा गठबंधन है, निर्दलीय है, ये लोग जीत के आएंगे। बचे पीछे 75-74 174 लोग करीबन इनमें से हैं। मुझको ये नहीं लगता कि इनमें से इन दोनों पार्टियों को कोई स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। दोनों पार्टियां हानि भरेगी, ये कहेगी हाँ हमें तो स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, मगर जो हम लोग जो चुनाव जो देख रहे हैं, काफी समय से चुनाव को देख रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत में नहीं आएगा। अगर आज जो भी स्पष्ट बहुमत की बात करता है वो एक बेईमानी की बात करता है। स्पष्ट बहुमत इन दोनों पार्टियों को नहीं आएगा। ये दोनों लोग अन्य पार्टी के लोगों के संपर्क में हैं, अब उन लोगों को ये अपने पास लाने का प्रयास कर रहे हैं और ये 30 तक अपने कब्जे में उन लोगों को करने का बहुत प्रयास करेंगे। हर प्रकार के दंड भेद सब यूज करेंगे। तो इसलिए अभी ये अंधकार है। अब मेरे जैसा भाई साहब ये वोट डाल गया है, जयपुर के रहने वाले, कहीं बात तो आई नहीं है, ये भाई साहब भी जयपुर के रहने वाले, बात तो आई नहीं है। तो अभी जो स्थिति बनी हुई ना राजस्थान की, ये ज्यादा वोट पड़ना, ये ज्ञान की बातें तो सब लोग बांट देंगे। मैंने क्या कहा, राजस्थान में जातिवादी चुनाव होता है। ये पार्टियां माने या नहीं माने, और सच है कि जातिवाद पे उम्मीदवार खड़ा करती है। तो जो जातिवाद पे जो उम्मीदवार जो वोट, अभी अनिल जी बता रहे 87% वोट, 82% वोट, ये कहां पड़ रहा है? तिजारा में, जहां एक बाबा जी खड़े हैं, जहां पे कांग्रेस के इमरान खान खड़े हैं। जाति का चुनाव तो फिर क्या चुनाव है ये? तो ये इस प्रकार की बात करके सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब तो योगेंद्र जी 3 तारीख का इंतजार करना चाहिए।
और हम सब साथियों को साथ मिलकर मिठाइयाँ लेके आना चाहिए और जी। सबको हमको मिठाई साथ खानी बहुत बहुत चाहिए। शुक्रिया आप सभी का। चलिए बिल्कुल निश्चित रूप से वक्त मिठाई का ही रहेगा, कहीं तो मिठाइयां बटेंगी, कहीं धूम धड़ाका भी होगा, तो कहीं पे लगेगा कि चमन उजड़ गया। खैर, लेकिन लोकतंत्र है, ये तमाम चीजें होती हैं, हर राजनीतिक दल ने पेश किया है और उसके बाद में खड़े भी हुए हैं। हर गलती से और घटना से एक सबक भी मिलता है, सीखने को मिलता है, अगर कोई चाहे तो। अगर वो पुनरावृत्ति नहीं होती है तो एक बार फिर विजयश्री आपको चूमती है, लेकिन अगर आप उसी गलती के ट्रैक को पकड़ते चलते हैं तो फिर आप खुद पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। जो सीखने की बात होती है आप उसे खो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, और राजस्थान के रण में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।